अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयदा शनाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पिछले हफ्ते से बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई को जमानत दी गई तो उम्मीद की किरणें दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पड़ी और उसके बाद से हमने देखा कुछ जौहरी तब्दीलियां, जिन्हें शायद मुस्तकबिल में भी जौहरी तब्दीलियां यकीनी तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि सिट साहब अक्टूबर नवंबर में कहा जा रहा है कि कुछ होने जा रहा है, कुछ पक रहा है, बिहाइंड द सीन समथिंग इज कुकिंग। पिछले हफ्ते से लेकर अब तक हमने जो बड़ी डेवलपमेंट देखी उनमें एक ये था कि बानी पीटीआई से जिनकी मुलाकातें नहीं हो पा रही थी 2 माह से 3 माह से, उनकी मुलाकातें ना सिर्फ हुई बल्कि बानी पीटीआई की जानिब से जो ट्वीट आया उसमें भी 3-4 बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को इन अ वे वॉर्न किया गया है कि आप ठीक काम नहीं कर रहे, लेकिन कोई हुक्म नहीं उनके बारे में सुनाया गया। इसके अलावा हमने देखा कि जो कमेटी थी, पॉलिटिकल कमेटी ऑफ पीटीआई, उसके डिसीजंस कुछ और थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उनसे इनहिराफ करते हुए अपने फैसलों पर वो कायम रहे। उन्होंने एक डिसीजन ये चेंज किया कि बाय इलेक्शन हम कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, उसमें हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते हमने आपसे तबसरा लिया था कि अपोजिशन लीडर के तौर पर वो आजम स्वाति साहब को नामजद करना चाहते हैं और महमूद अचकजई साहब को। इस पर कुछ रेजिस्टेंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन इमरान खान साहब अपने फैसले पर डटे रहे और उन्होंने महमूद अचकजई साहब का नाम तो बरकरार रखा, लेकिन आजम स्वाति साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ब्रिज का रोल प्ले कर सकते थे, उनकी जगह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इन हो गए हैं, जिन्हें रेजिस्टेंस की अलामत समझा जाता है। और जो ट्वीट उनकी तरफ से आया वो भी इंतहाई सख्त था। 2-3 ऐसी चीजें हैं जिसके बाद मैं आपका एनालिसिस जानना चाहूंगी। ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कोई बात चल रही है। अब वो खुलकर यूं सामने आया कि एक नया कार्ड है सारी स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफों का। सारी जितनी कायमा कमेटी पार्लियामेंट की हैं उनसे रेजिग्नेशंस आ गए हैं सामने, यहां तक कि जुनैद अकबर साहब ने भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। सो डू यू थिंक कि बात पंजाब असेंबली से, केपी असेंबली से भी इस्तीफों की तरफ जा सकती है? माशा लंबे चौड़े सवाल कर लिए तुमने एक ही सवाल के अंदर, एज यूजुअल। शुरू ही तुम ऐसे करती हो कि 5-6 सवाल ठोक देती हो। अच्छा, ट्वीट ऐसा आया। हाँ, मैं ट्वीट तो बड़ा सख्त आया। मेरा ख्याल है ये आज तक जितने भी ट्वीट्स आए सबसे ज़्यादा सख्त ट्वीट है ये, और इसमें बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और फिर ये कि जो 1-2 फैसले पहले सोच हमारा ख्याल था कि इन्होंने कर लिए, उनको सबको ओवरटर्न कर दिया जी। आपने भी बताया स्वाति साहब का फैसला, फिर आपने बताया कि सलमान राजा साहब वाज वन ऑफ दोज पीपल इन द कमेटी जिसने कहा था कि इलेक्शन लड़ने चाहिए। अलीमा खान कह रही थी नहीं, क्योंकि अलीमा खान इमरान खान की का पैगाम लेके आई थी, और वो तो स्ट्रीट फॉरवर्ड जो इमरान खान ने कहा था वही कह रही थी, और वहाँ मेजोरिटी ने फैसला किया कि इलेक्शन में लड़ना चाहिए। अब खान साहब के पास जब ये गए हैं तो खान साहब ने कहा है कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कहा है कि वो जो बाई इलेक्शन हो रहा है हमाद हजर का, जरूर लड़े आप। एक तरफ एक बात कही जा रही है, दूसरी तरफ कुछ और हो रहा है, और अपनी माइंड चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोग जाके जब बहस करते हैं खान के साथ तो खान बात सुनता है और कभी अपना फैसला तब्दील भी कर लेता है। सबको पता है कि वो खुश नहीं है गंडापुर के साथ, मगर उसे इस बात का एहसास है कि वो शायद गंडापुर को तब्दील नहीं कर सकता, बिकॉज गंडापुर इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और केपी में और कोई नहीं है जो संभाल सकेगा सारा कुछ। मगर साथ साथ वो इसको नाराज तो है ना कि उसकी 2-3 बातें उसकी नहीं सुनी गई पहले जी। उसने कहा था बजट नहीं पास करना मेरे पूछे बगैर, इन्होंने बजट पास कर दिया, ऐसे ही है ना जी। और भी 2-3 बातें थी तो इन्होंने नहीं बात मानी खान की। ऑपरेशंस के ऊपर ब्रीफिंग दें, लॉ एंड ऑर्डर पे सूबे में उस पर ब्रीफिंग दें, फिर सुप्रीम कोर्ट जाके मुझसे मुलाकात की इजाज़त मांगे, इन चीज़ों पे उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है कि अली अमीन साहब ने नहीं की। सो आई थिंक के मसले तो हैं। अब सवाल ये है कि इतनी सख्त ट्वीट क्यों की है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये है कि क्या गवर्नमेंट ने एकदम क्यों थोड़ी सी फैसिलिटी दे दी है लोगों को मिलने की, जिनको 3-3 माह से रोका हुआ था। अलीमा खान को नहीं मिलने दिया जा रहा था, सलमान राजा को नहीं मिलने दिया जा रहा था जी। इनको मिलने की इजाजत दे दी है। तो मतलब है कि लग ऐसे ही रहा है कि खान के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, या उसका शायद एनालिसिस है, या मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन ही है कि इस वक्त टफ लाइन लेनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ और नरमी नहीं दिखानी चाहिए।
और गवर्नमेंट को थोड़ी सी परेशानी है कि दुनिया देख रही है और शायद इशू ना बन जाए इमरान खान की डिनायल ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसलिए थोड़ी सी नरमी दिखा रही है गवर्नमेंट। कांग्रेस के अंदर भी और अब यूरोपियन यूनियन के अंदर भी ह्यूमन राइट्स की बात तो हो रही है, और तो ये किताबें देना, लोगों को मिलने देना, देर ऑल पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स के एजेंडा। ये नहीं कि जहाँ रिहा किया जाए, मगर इजाज़त दे दे मिलने की, लॉयर्स को स्पेशली एंड फैमिली मेम्बर्स को स्पेशली, किताबें मिलनी चाहिए एंड सो ऑन। ये जो सारे आइटम्स है ना, दीज आर ऑल रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। इनका ताल्लुक सजा के साथ नहीं है या जुर्म के साथ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सोचा यही है कि क्या अननेसेसरी तनकीद आएगी से या अमेरिका से कि भाई इसका तो कुछ करें, और वो नहीं चाहते कि इमरान खान जो है वो इंटरनेशनली हाईलाइट हो। तो मेरा ये ख्याल है कि ये नरमी उसलिए दिखाई जा रही है कि थोड़ा सा अगर प्रेशर बाहर से आ रहा है या आने वाला है तो उसको रोका जाए, कहा जाए कि हम तो कोई इशू नहीं है। अदालतें देखें ना, उन्होंने बेलें दे दी हैं उधर हमने रोका नहीं है उनको, अपने वकीलों से मिल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ लोग कन्विक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग ने कुछ छोड़ दिया जा रहा है। तो मतलब है कि आर्ग्यूमेंट अच्छी बनती है गवर्नमेंट के पास कि कोई ऐसी चीज नहीं हम कर रहे जो गैर कानूनी है या कोई ज्यादती कर रहे हैं। तो आई थिंक इस किस्म की गवर्नमेंट की अप्रोच है, और खान को शायद इस बात का समझ आ गई है कि दिस इज द टाइम टू इसको उछाला जाए। अच्छा। इस चीज को, तो इसलिए आई थिंक ही इज यूजिंग दिस मोमेंट, इस मौके को इस्तेमाल करके वो अपनी जो सूरत हाल है, जो कि उसके बेटे भी वहाँ बाहर लगे हुए हैं, जमाइमा भी लगी हुई है, और उनके सारे साथी बाहर है वो लगे हुए हैं। तो आई थिंक ये है, दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। इसमें मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है रिगार्डिंग इमरान खान। ना ही मैं समझता हूँ कि खान साहब कुछ नरमी का शो करना चाह रहे हैं कि कमज़ोर हो गए हैं या जेल काट रही है उनको या वो कोई डील करने लगे हैं। अलबत्ता इससे कोई शक नहीं है कि राब्ते हैं, ये मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, राब्ते हैं। और राब्ते मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको ज़रूरत है राब्तों की, ताकि बात कुछ आगे बढ़ सके इधर उधर, और उधर खान की भी ज़रूरत है कि बात होनी चाहिए, मगर कैसे होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, किसके साथ होनी चाहिए, नतीजा क्या निकलेगा, दोज आर ऑल इश्यूज फॉर डिस्कशन। तो इस किस्म की सिचुएशन लग रही है मुझे। लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये मानना है, उनके सीनियर सियासतदानों का ये मानना है कि इस तरह की ट्वीट और इस तरह के लबो लहजे के बाद इमरान खान साहब 14 साल पूरे करके ही जेल से बाहर निकलेंगे। आपका एनालिसिस सेठी साहब इस बारे में क्या कहता है? ये मुल्क पाकिस्तान जो है ना इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन जेल में रहेगा और कौन बाहर आ जाएगा, और तो इसलिए मेरा ख्याल है कि नून लीग के पास तो और कोई चारा नहीं है, यही कहना है। उनकी अपनी हिफाजत और अपनी फेट जो है वो तो इसी पे डिपेंड करता है कि खान साहब किसी तरीके से साइडलाइन हो जाए या आउट हो जाए, मगर वो आउट होने का इम्कान नहीं है। जब तक खान रेजिस्टेंस कर रहा है और जब तक पाकिस्तान की आवाम उसकी रेजिस्टेंस को खैर मकदम कर रही है, खान इज गोइंग टू स्टे एज अ प्रॉब्लम जिसको हल करना पड़ेगा। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, साइडलाइन नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इस इशू को। और उसके लिए 14 साल नहीं, इतना टाइम नहीं होता किसी मुल्क के पास भी, स्पेशली पाकिस्तान। इतना कुछ हो रहा है एक वक्त और होता रहेगा आगे, जिस तरीके से वहाँ की रीजन की पॉलिटिक्स अब डेवलप हो रही है। So there's no guarantee of anyone staying in prison or out of prison, anyone ruling for 10 years or 5 years. I am not prepared to take any bets. अच्छा सेठी साहब, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं, तजाद है, वाकई ऐसा तजाद हमें इस हफ्ते में ज़्यादा नजर आया जब पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और फैसले करती है घंटों बैठ के, और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है जबकि इमरान खान साहब बाइकआउट की तरफ ही कायम रहता है। और दूसरी तरफ जो नॉमिनेशन सामने है महमूदा चकजई की और आजम स्वाति साहब की, उस पर पार्टी एतराज़ करती है, इमरान खान साहब उसमें आजम स्वाति साहब को रिप्लेस कर लेते हैं अलामान राजा नासिर अब्बास साहब से। तो ये जो फ़र्क है इसकी वजह क्या हो सकती है? इमरान खान साहब को ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता या उनका
का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कोई और है, पार्टी से हटके चलने की पॉलिसी क्या जाहिर करती है? नहीं, पार्टी तो टक्कर नहीं लेना चाहती ना, वो तो क्लियर है। पार्टी तो पहले दिन से ये कह रही है कि टक्कर ना लो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और खान की जो पॉलिसी है वो यही है कि टक्कर लेनी है मैंने, वो तो पहले दिन से वाजे है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उसने फाइनली पार्टी को कह दिया कि यार जो मैं कहूंगा वही होगा, आप सब चुप करके कहते हैं ठीक है, जो खान कहता है वैसे कर लेते हैं। पार्टी डजंट एग्री विद हिम, बट पार्टी बेचारी क्या करे, इट्स अ वन मैन शो। कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके आगे वो डिसएग्री करे, बात शायद कर लेते हैं बट, तो आई थिंक मे बी ही नोज कि इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर जो है फॉर हिज ह्यूमन राइट्स, इट्स अ नाइस टाइम टू फोकस ऑन इट। तो इसलिए आई थिंक ही इज टेकिंग दिस पोजीशन। बाकी क्या देने को है खान के पास? कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, ये लोग सारे जो कहते हैं ना कि माफी मांग लो तो सब खत्म हो जाएगा, माफी मांगने से कोई खत्म नहीं होगा। ये सिर्फ एक सियासी स्लोगन है कि माफी मांग लो। माफी मांगने का ये मतलब है कि आप तस्लीम कर लो कि आपने गद्दारी की है या आपने सेडिशन की है या आपने ये सब कुछ किया है। तो जब आप माफी मांग लेते हैं तो देन यू से कि आई एम गिल्टी। यहाँ इश्यू माफी का नहीं है। ये तो सारे कह रहे हैं माफी मांग ले, ये कभी हुआ नहीं है कि इतने बड़े इल्जाम लगे और आप माफी मांग ले और आपको छोड़ दिया जाए। ये तो सिर्फ ये आपको कमजोर करने के लिए ये बात की जाती है कि माफी मांग लो तो ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं है। दैट्स जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। पर खान को पता है इस बात का, तो वो तो कभी भी माफी नहीं मांगेगा। ये जितनी रिलैक्सेशन मिली है, बैरिस्टर गौहर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, मुलाकात होगी, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, अगले केस की डे टू डे समाअत शुरू होगी, लेकिन ट्वीट के बाद वो समाअत जो अगले दिन होनी थी वो भी मुलतवी कर दी गई। अब ऐसे ट्वीट के बाद आपको लगता है कि मजीद सख्तियां होंगी या ये रियायत का सिलसिला बरकरार रहेगा? मैं नहीं समझता कि ज्यादा सख्तियां होंगी। रियायत शायद इतनी ना फिर मिले, थोड़ी बहुत मिलती रहेगी, मगर सख्तियां नहीं होंगी। वो ये इसीलिए ना बिकॉज आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट वांट्स, वो नहीं चाहती कि जी यूरोपियन यूनियन या अमेरिकनों को या इंटरनेशनल कम्युनिटी का लो जी बड़ी ज्यादती हो रही खान के साथ कानूनी तौर पे उसके मुताबिक, मगर एनीथिंग उससे ज्यादा तो वो फिर इशू बन जाता है। तो सेठी साहब, कॉन्फिडेंस की वजह तो आपने बताई और ताज़ा हल्ले की मुमकिना वजह क्या हो सकती है, बट ये अचानक इस्तीफ़ों का कहना और इस्तीफ़े आ भी जाना और फिर बाई इलेक्शंस का बायकॉट करना, इसके पीछे क्या हिकमत है इमरान खान साहब की? देखिए, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट चाहती है कि खान की पार्टी पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले अदा करे। उसके साथ ये जो सारा सिस्टम है ना, इसको एक लेजिटिमेसी मिल जाती है जी। अगर ये सब छोड़ छोड़ के बाहर आ जाते हैं तो सिस्टम की जो लेजिटिमेसी है ना वो बिल्कुल क्वेश्चन में आ जाती है। लीडर जेल में है, पार्टी छोड़ छोड़ के बाहर आ गई जी, फिर चला लें आप अपने आप को, वो तो इंटरनेशनली इट बिकम अ लाफिंग सिचुएशन। जी। लोग कहेंगे ये क्या हो गया, लार्जेस्ट पार्टी बाहर बैठी हुई है, ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म की ये सिस्टम बनाया हुआ आपने। तो आई थिंक खान वांट्स टू, समटाइम्स वो सोचता है कि शायद बात बन जाए, आगे निकल आए, उसको लोग जाके बातें करते हैं, ये गड्ढापोर और ये सारे लोग जो चाहते हैं कि हम रहें गेम के अंदर, जाहिर है वो गेम से बाहर है, ये गेम के अंदर है। तो ये तो चाहेंगे कि हमारी चीफ मिनिस्ट्रियां रहे, हमारी असेंबलियों में आना जाना रहे, ये वो इनके लिए तो दिस इज इम्पोर्टेंट। पर खान थिंक्स कि अब इस गवर्नमेंट को और कितनी लेजिटिमेसी देनी है, क्योंकि देखिए बाय पार्टिसिपेटिंग इन पार्लियामेंट तो आप एक किस्म की लेजिटिमेसी दे रहे हैं ना कि हाँ ठीक है जो भी सिस्टम है वी एक्सेप्ट इट। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि खान जिस तरीके से जा रहा है ना, किसी वक्त भी वो असेंबलियां छोड़ने का फैसला भी कर सकता है। अच्छा, हाँ। और उससे क्या होगा सेठ साहब? उससे फिर यही होगा, दुनिया को बताएंगे कि जी जो पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है या जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है वो बाहर बैठे हुए हैं, तो ये किस किस्म की जमहूरियत है पाकिस्तान की। इमरान खान साहब इससे पहले भी ये तजुर्बा कर चुके हैं असेंबली से इस्तीफा देने वाला, और उसके बाद हमने देखा कि किसी ना किसी तरह सिस्टम चला ही लिया गया। राजा रियाज भी आ गए और पीटीआई को रिप्रेजेंट करते रहे अरसे तक। तो अब की बार भी ऐसा ही होगा कि सिस्टम में इतनी सख्त है कि खुद को मेंटेन रख सके? नहीं, देखिए वो जो लोग उस वक्त जब पार्लियामेंट को छोड़ा था, उस वक्त इनकी तादाद इतनी नहीं थी जितनी अब है, उस वक्त इतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं थी जितनी अब है। उस वक्त एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बैठी हुई थी वहाँ, उसके खिलाफ
और ये मुहिम चला रहे थे। तो अब सिचुएशन फर्क है, अब तो सब दुनिया को पता है कि किस किस्म की ये गवर्नमेंट है। इस सारी सिचुएशन में जहां लोग बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घुमा रहे हैं, वहां जो शरीफ फैमिली की एक मीटिंग मरी में हुई है, उससे जुड़ी बहुत सी अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि वहाँ सब मिलके क्यों बैठे। बज़ाहिर तो खबरें कुछ और आ रही हैं सामने कि उसमें सैलाब की सिचुएशन, मुल्क की मजमूई सूरत हाल के बारे में बात हुई, लेकिन सेठ साहब इनसाइडर क्या है? देखिए, ये फ्लड वर्ड के ऊपर कोई बात डिस्कशन नहीं हुई। ये डिस्कशंस होती हैं गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रेटेजिक सियासी मामलों पे। मेरा ख्याल ये भी है कि शायद इमरान खान के बारे में भी बात हो गई कि जैसे अभी आपने पूछा कि अगर ये छोड़ देता है, असेंबलियां छोड़ देता है, तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस किस्म की बातें भी जरूर डिस्कशन में आई होंगी। तो आई थिंक दीज आर द इश्यूज जिसके अंदर इस किस्म की इकट्ठ होती है और वहाँ मुख्तलिफ ओपिनियंस लिए जाते हैं। यह है सेठी साहब का एनालिसिस इस सारी सूरत हाल पे, जिसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो नई ज़िंदगी देख रहे हैं इमरान खान साहब को ज़मानत मिलने के बाद, और उसके बाद एक नए केस जो उनके खिलाफ जिसमें डे टू डे समाअत शुरू हो चुकी है, वो भी इस ट्वीट के बाद हमने देखा कि मुलतवी की गई। लेकिन मुलाकात के बाद जो इमरान खान साहब की जानिब से मैसेजिंग की गई है, उसके असरात सियासी फैब्रिक पे क्या हो सकते हैं, वो आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब आलमी मंजरनामे पर चलते हैं, जहां खींचातानी जारी है अमेरिका और भारत के दरमियान, और जो 50% टैरिफ है उसका इत्तलाक भारत में हो चुका है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि तजारती हल्के बहुत परेशान हैं और भारत में आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं मोदी पॉलिसी के खिलाफ। बट सेठी साहब, मीनवाइल एक जर्मन अखबार लिखता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी जी को इन 4 हफ्तों में, बट फ़ोन रिसीव नहीं किया। सो इसके पीछे नरेंद्र मोदी की कॉशन है, एहतियात है, या नाराज़ी, गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं वो ये बता के? नहीं, देखिए, इंडिया के अंदर काफ़ी बैकलैश आई है ना, तो वो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, तो उसने तो फिर अपने आप को मजबूत शो करना है ना। आफ्टर ऑल इंडिया अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन है इंडिया का। और बाय द वे, अमेरिका ने और यूरोप ने उसको जवाब भी दिया हाई ओपिनियन रखने का। इंडिया को बड़ी अहमियत है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो इसलिए नाराज तो थे वो तो झगड़ा ही इसी बात के ऊपर हुआ है कि भाई वी डोंट टेक डिक्टेशन फ्रॉम एनीवन, हम मीडिएशन नहीं चाहते, हम हाइफनेशन नहीं चाहते बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और वो तो नाराज थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो अब जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो अपनी पब्लिक के लिए दिखाना चाहते हैं कि हमने स्नब किया उसको। होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, करना चाहता तो कर ले जो करना है, मगर वी आर नॉट अ स्मॉल नेशन जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। ब्राजील जैसा वो भी खड़े हो गए ना, देखे ना आप, ब्रिक्स, रशिया, ब्राजील खड़ा हो गया है ट्रंप के खिलाफ, रशिया खड़ा हो गया जी, इंडिया आई था, अब इंडिया भी खड़ा हो गया, चाइना तो है ही है। तो ये मतलब है कि इंडिया हैज फॉलोड द ब्रिक्स लाइन कि वी आर इंडिपेंडेंट। अब वो नेशन और ब्लॉक्स बनने शुरू हो गए ना वहाँ। तो आई थिंक इंडिया ने यही फैसला किया कि हर सारे अंडे हमने अमेरिकन बास्केट में नहीं रखने, और हमारे बड़े तारीखी तल्लुकात हैं विद रशिया, वो हमने नहीं छोड़ने, नंबर 1। नंबर 2 कि अब अच्छी बात है कि चाइना के साथ थोड़ी सी अपनी रखरखाव रख ले सारे, क्योंकि इंडिया ने जो क्वाड ज्वाइन किया था ना, तो क्वाड का तो मकसद ही ये था चाइना के खिलाफ। और अब मेरा ख्याल है इंडिया को इस बात का एहसास हो गया कि उनको चाइना के खिलाफ खड़ा होने से मिलता कुछ नहीं। इट इज बेटर टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप जिसमें रशिया, चाइना है, रादर देन द ग्रुप जिसमें अमेरिका है। बिकॉज ये जो ग्रुप है चाइना रशिया का, ये तो चलेगा ना, डोनाल्ड ट्रंप तो आज है कल चला जाएगा। और इसी तरीके के साथ यूरोपियंस जो हैं वो आज कोई एक चीज के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर किसी के एक चीज के ऊपर नहीं इकट्ठे होते। तो आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, और इंडिया के अंदर भी रीअसेसमेंट हो रही है अपनी फॉरेन पॉलिसी की, जिसके बारे में मैं काफी बोलता रहा हूँ कि इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी। और वो मेरा ख्याल है वो अब सोच रहे हैं कि हमें अब वी कांट बी सीन टू बी पार्ट ऑफ द अमेरिकन कैंप। और ये बाय द वे कोई छोटी चीज नहीं की डोनाल्ड ट्रंप ने। और फिर उसके जो ट्रेड सेक्रेटरी है उसने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जी ये यूक्रेन की जंग जो है तो इंडिया का फायदा है इसके अंदर, एंड इट इज इसको तवील जो हवा मिल रही है इसको सारा इंडिया इज बिहाइंड इट। उसने तो यहाँ तक चला गया
अब उसका फलसफा देखे ना क्या है। वो कहता है रूस के ऊपर हमने सैंक्शन लगाए हैं ताकि रूस कमजोर रहे, तकड़ा ना हो। जी। तकड़ा होता है तो यूक्रेन के अंदर और भी ज्यादा जोर लगाएगा और जीतेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि यूक्रेन के वॉर के अंदर ये तकड़ा ना हो, उसके लिए हमने सैंक्शन लगा दिए रूस के ऊपर। इंडिया तोड़ दिए, तोड़ने के साथ इंडिया ने रूस को तकड़ा कर दिया। और जब रूस तकड़ा हो जाता है तो फिर वो लड़ाई करता है, तो यूक्रेन के अंदर वो तकड़ा हो जाता है। जब यूक्रेन के अंदर वो तकड़ा होता है तो यूक्रेन वाले चीखे मारते हैं और रूस अमेरिका को कहते हैं कि भाई हमें हथियार दो, हमारी मदद करो, पैसे दो। तो फिर आखिर में आगे जेब तो हमारी कटती है और हथियार हमें देने पड़ते हैं, और जो लोग मरते हैं वो भी हमारे खाते में पड़ जाता है कि आप वॉर को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो इस तरीके से घूम के उसने एक सर्कुलर सा आर्ग्यूमेंट बना दिया, जिसके लिए अब सारा अमेरिका के जो स्टेट्समैन हैं डोनाल्ड ट्रम्प साइड, वो सारे जो है ना इंडिया के पीछे पड़ गए। चाइना को तो कह कुछ नहीं सकते क्योंकि उल्टा ही हो जाएगा काम। करते हैं मगर उल्टा हो जाता है। रूस को उन्होंने करके देख लिया, वो नहीं बाज आता, वो कहता है ठीक है। और ये इंडिया वाज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। इंडिया ने भी अब कह दिया कि नो, यहाँ तक कि वो तो अब मेरे ख्याल अपनी इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल बढ़ा भी देंगे फ्रॉम रशिया। तो आई थिंक ये जो है ना ये टेम्पररी फेज है। मैं अभी भी इसको समझता हूँ ये टेम्पररी फेज है। मेरा पहले मौकफ ये था कि ये जो एक्स्ट्रा 25% उसने लगाया है ये शायद मुलतवी कर दे, इतनी जल्दबाजी ना करे। मगर मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया है। उसकी बात रूस मान नहीं रहा है, उसकी बात यूरोपियंस नहीं मान रहे, उसकी बात ज़ेलेंस्की यूक्रेन में नहीं मान रहा, जिसकी वजह से वो सीज फायर नहीं हो रही। और उसके अलावा भी कोई प्लान नहीं बन रहा कि आगे पर क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है इस वक्त, जिसकी वजह से वो जल्दी फैसले कर रहा है। अब ये इंडिया के खिलाफ जो फैसला है ये चलेगा नहीं। ये अभी तक मेरा मौकफ यही है कि सूनर और लेटर इसको रिवर्स करेगा वो ही कांट अफोर्ड टू पुश इंडिया इनटू द ब्रिक्स कैंप। वो ऑलरेडी बड़े स्ट्रांग है तो ये तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ही डजंट हैव मच एक्सपीरियंस इन इट। और वो समझता है ये भी जैसे वो बिजनेस करता था इसी तरीके के साथ फॉरेन पॉलिसी को भी चला सकते हैं। दैट्स नॉट द केस। तो इसलिए मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग टुगेदर टू रेजिस्ट डोनाल्ड ट्रम्प। और 4 बार कॉल का जवाब ना देना, ये 4 बार एक सुपर पावर का फ़ोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते, इससे प्रेसिडेंट ट्रम्प मज़ीद गुस्से या इश्तियाल में आकर भारत के खिलाफ इक़दामात या ज़ाती तौर पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई अहकामात जारी कर सकते हैं? नहीं, ज़ाती तौर पे तो नहीं कर सकता, कुछ ना ही करेगा। मगर जाहिर है नाराज तो होगा ना कि मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी कॉल नहीं ले रहे। ये तो है, इसमें तो है कोई शक नहीं। और नरेंद्र मोदी ने ये अपनी आवाम के लिए किया है, उनको दिखाने के लिए कि मैं तकड़ा हूँ, आई एम सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आई एम वी आर इंडिपेंडेंट, वो जो पुराना मौक़िफ़ है उनका। तो आई थिंक वो ही वाज वेरी वरीड ना, बिकॉज देखिए ना पाकिस्तान की जंग में हाल ठीक नहीं रहा ना। लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि ये क्या किया आपने। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रम्प ने गड़बड़ की तो फिर और ये परेशान हो गए। तो अब इसने अपने आप को स्ट्रांग तो दिखाना है ना, अगर नहीं दिखाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। सो उसने जल्दी से अबाउट टर्न किया है, चाइना के साथ जाके बैठ गया। और देखिए उसके लिए तो काफी मुश्किल फैसला था ये, मगर अपने आप को बचाने के लिए इज डन इट। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प की बात को अब वो नहीं सुनने के लिए तैयार। और मेरा अपना ये ख्याल है, इंडिया की यही असेसमेंट है कि चलो थोड़ा सा महीना 2 जो है मुश्किल गुजरेंगे, बाद में शायद ये टैरिफ जो है विड्रॉ हो जाए। ठीक है, लेकिन मगर नेगोशिएशन करने के लिए तो फिर थोड़ी बहुत टफ लाइन दोनों साइड्स को लेनी पड़ती है ना। लेकिन माजी में भी सेल्फ रिलायंस की तरफ इंडिया को जाना पड़ा था नरसिम्हा राव के दौर में, अगर मैं ठीक हूँ तो। अब मौजूदा जो हालात हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि भारत में हौसला अफजाई की जा रही है डिफरेंट सेक्टर्स की कि वो मुतबादिल मंडियाँ तलाश करें, और बैंक्स को भी खुसूसी पॉलिसी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो डोमेस्टिकली इंडिया इस बहरान से निकलने के काबिल हो सकता है, आर्जी तौर पर जो परेशानी वहाँ छाई है? नहीं, देखिए रातों रात तो नहीं हो सकता ना। कोई 40 बिलियन का डज लगने वाली है इंडिया को, $40 बिलियन। छोटी ये जो कैलकुलेशन जो लोगों ने की हैं, तो जितना तेल खरीद लेगा चलो 10-15 बिलियन का वहां से तेल और आ जाएगा, बचाव हो जाएगा। मगर इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो काफी इसको हिट लगेगी ना। पाकिस्तान, वियतनाम, मैक्सिको, कनाडा, बांग्लादेश, सारे जो है ना वो बैठे हुए, वाह
मजा आ गया, इंडिया के सोर्सेस खत्म हो गए, हमारे पास बायर्स आ रहे हैं और बायर्स ने आना शुरू कर दिया। जी तो बायर्स को एक बात का पता है कि ये डिसरप्शन जब होती है ना इस किस्म की सिस्टम में, जी तो लोग फौरन, क्योंकि ये बहुत सप्लाई लाइंस जो होती है ना बड़ी ऐसे करके फिट होती है, कोई ज्यादा स्टॉक्स नहीं, कम स्टॉक्स नहीं, एक ऑयल्ड वेल ऑयल्ड सिस्टम होता है सप्लाई चेन का। तो वो सप्लाई चेन अब जो ना वो इंडिया की, जो जहां से इंडिया की सप्लाई चेन थी वो तो टूट गई। हम्म आ, वो जब टूट गई है, कोई अब इंडियन गुड्स नहीं जाएंगे, जी अब जाएंगे पाकिस्तानी गुड्स उसकी जगह पे, हम्म टेक्सटाइल्स बांग्लादेश की तरफ से जाएगी एंड सो ऑन। तो इंडिया कम्पीट नहीं कर सकता। तो आई थिंक इंडिया को लगेगी तो सही डज, मगर डोंट वरी, मेरा ख्याल है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको थोड़ी सी डज लगेगी। बाकी ये कि क्या इंडिया की इकोनॉमी को ज्यादा डज लगेगी कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल इतना उनको फर्क पड़ेगा। चलो 6-6.5% पे ग्रो कर रहे हैं, एक आध साल थोड़ा कम हो जाएगा, फिर वो डाइवर्सिफिकेशन होनी शुरू हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में तो डज लगेगी, राइट शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल वो कम से कम एक्सपोर्ट मार्केट्स जो है ना वो तो हिल जाएंगी और सप्लाई चेन खराब हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। टेस्टिंग टाइम्स हैं, टर्बुलेंस है, लेकिन आर्जी है। सेठी साहब के एनालिसिस के मुताबिक बहरहाल ट्रम्प की ने भारतीय सरकार को हिला के चकरा के तो रख दिया है। वापस आते हैं हम प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब उस सूरत हाल का तस्करा करेंगे जिससे इस वक्त पंजाब दो चार है। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब भी इस मौके पर इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए पहुंची। मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने विजिट किया और उन्होंने रेस्क्यू टीम्स की हौसला अफजाई करते हुए मुख्तलिफ हिदायत भी जारी की हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बार फिर डैम की बात की है इस सिचुएशन में, लेकिन उसमें जो सबसे ऊपर खबर है वो ये कि इंडिया की जानिब से इन्फॉर्म किया गया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सोर्सेज से, डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करते हुए, इंस्टेड इंडस वाटर ट्रीटी। तो सेठी साहब, उस पर भी अभाम पाया जा रहा है कि हमें भारत की जानिब से इस इंफॉर्मेशन पर एहतजाज करना चाहिए कि आप IWT के तहत हमें इन्फॉर्म करते बजाय ये कि आप सफारती ज़राए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वज़ीर दिफा इससे मुतमईन है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर चलो इंडिया ने ऐसा किया तो सही। उसके बाद ये जो सिचुएशन है सैलाब की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसने डैम की बहस दोबारा से छेड़ दी है और एक बात यह भी की जा रही है कि अगर वो कैनाल मंसूबा इंप्लीमेंट होने दिया जाता तो सतलुज और चनाब जहां अब सैलाब है वहां से उन नहरों के जरिए उन इलाकों को सैराब किया जा सकता था जिनके लिए ये इतना प्लान बनाया गया। देखिए, वो जो नहरों वाला मसला है ना, वो तो सारा साल के लिए नहर रहती ना, ये तो सिर्फ एक फ्लड के वक्त की बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस इशू के साथ। वो इशू सिंध का एक पुराना इशू है कि पानी को सारा साल अगर आप वहां से पानी लेंगे, स्पेशली इन द विंटर मंथ्स, तो सिंध का पानी कम हो जाएगा एंड सो ऑन। इस किस्म की इश्यूज है वो। ये जो एक महीना होता है ना, जुलाई अगस्त का, जब फ्लड्स आते हैं, ये हर साल होता है। किसी साल कम होता है, किसी साल ज्यादा हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये नहीं है कि जी इंडिया ने नहीं बताया आपको, ये ऐसा इकबाल साहब फजूल बात कर रहे हैं। बात ये है बेसिकली कि आपने कोई तैयारी नहीं की हुई इस मसले को हल करने के लिए। क्लाइमेट चेंज आप स्टडी करते हैं मगर आपने फंडिंग नहीं की उसकी, आपने कोई रेजर्वायर्स नहीं बनाए, आपने कोई डैम्स नहीं बनाए, आपने अब किया क्या है? आपकी फौजी हुकूमत आती है, सिविलियन हुकूमत आती है, इमरान आता है, फलाना आता है, कोई पैसे नहीं लगाए जाते इन चीजों के ऊपर। और फिर ये होता है कि जी जब ये पानी आ जाता है और सर डूब जाता है तो सारे जो है ना वो बोट किश्तियों में बैठ के मुआयना करने चले जाते हैं। अभी मुआयना क्या करना है आप? और मतलब है कि एक चीज है, आपको पता है ये होती है हर साल, आपने क्या उसके लिए, कौन सी हुकूमत ने कुछ किया है उसके लिए? तो इसलिए, क्योंकि वजह यह है कि प्रायोरिटी नहीं है। चलो जी फ्लड आए तो 10,000 बंदा मर जाएगा, फिर गाँव मजा मर जाएंगे। वो गरीब लोग ही ना, उनका ही प्रॉब्लम बनता है ना, जो फार्मर्स है बेचारे। पानी तो वहां जाता है ना। जेलम शहर या लाहौर शहर के अंदर पानी आ जाए और उड़ जाए तो फिर देखे क्या होता है। बट बेसिकली बेदर्दी है ये, दिस इज बैड प्लानिंग। आई डोंट थिंक ये हर साल होता। तो क्या हर साल इंडिया आपको बताता भी है तो क्या कर लेते हैं आप? मतलब है क्योंकि आपके पास कोई सहूलतें थी कि आप उसको कुछ करते? क्या करते आप? अगर आपको बता देते वो, आप कहते हैं उन्होंने बताया नहीं, टाइम पे नहीं बताया, तो आपको पता नहीं है कि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, सारी दुनिया की वार्निंग्स आ रही हैं, वेदर रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये क्या बात हुई कि जी वो ढूंढ रहे हैं कि किसी और के ऊपर डाला जाए? नहीं, आई एम सॉरी। ये बेसिकली जो आपकी है
एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ये कभी भी इन्होंने इस इशू को तवज्जो नहीं दी। एक तरफ हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्टार्व्ड कंट्रीज। वाटर स्टार्व्ड कंट्री से मुराद ये है कि पानी की शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर, जी। ऊपर से फ्लड्स आ जाते हैं। एक तरफ शॉर्टेज है, दूसरी तरफ फ्लड्स है। तो क्या इसको मसला हल नहीं किया जा सकता? अगर कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो तो आप रिजर्वर्स बना सकते हैं, टैंक। आपको पता है ना, ये पूरे प्लान्स बने हुए हैं, बहुत से ऐसे प्लान्स बनते हैं, मगर आप एलोकेट नहीं करते। आप सड़कें बना देते हैं, रिजर्वायर्स नहीं बनाते। मतलब है कि वो आप और चीजों के ऊपर खर्च कर देते हैं। अब आप $7 बिलियन की या $10 बिलियन के लिए ढूंढ रहे हैं कि आपकी कोई रेल लाइन बना दे कराची टू टू लाहौर, और बुलेट ट्रेन। अभी बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है आपको? आपको एडवांस कंट्री है कि आपको बुलेट ट्रेन में कौन सफर करता है? अमीर लोग तो नहीं करते, गरीब लोग करते हैं। तो मतलब है ये क्या आप ड्रामा कर रहे हैं? यही आप 7 बिलियन जो है 3-4 डैम्स बना दें, रिजर्वायर्स बना दें, ताकि जो पानी फ्लड में आता है वो आप स्टोर कर सके। सारा बलूचिस्तान स्टाफ्ड है। आप बलूचिस्तान के अंदर छोटे छोटे 50 रिजर्वायर्स बना दें, बारिश का पानी आए वहां आके स्टोर हो जाए। जी नहीं, कुछ नहीं करते। पर करने को हो, चाइना जैसे मुल्क में मेरा ख्याल है 100,000 डैम्स के करीब है, यहाँ आपके पास है ही कुछ नहीं। आप करते ही कुछ नहीं है, और फिर आप इंडिया के ऊपर खाते में फेंक रहे हैं। अभी इंडिया ने कुछ नहीं किया जो कर सकता है वो। उनको भी पता है कि ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है और सोच समझ की बात करनी है। तो इसलिए आई थिंक अपनी नाअहली जो है और उसको छुपाने के लिए ये एहसन इकबाल साहब ने ऐसी बातें फजूल कर रहे हैं। सिर साहब, जो आप बात कह रहे हैं वैसी बात वजीर खजाना भी कर रहे हैं, लेकिन मीनवाइल इसी सैलाब की वजह से सिंध की रिक्वेस्ट पर एनएफसी का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। इसका मतलब है आइंदा जब ये मीटिंग होगी तो क्लाइमेट चेंज एक प्राइमरी फैक्टर होगा उसमें डिसीजन लेते हुए। नहीं, होना चाहिए। देखिए ना, मतलब ये दे डोंट डिस्कस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के साथ जो कुछ यहाँ हो, हालात आगे होने जा रहे हैं, उसकी तो तवज्जो ही नहीं है। बातें सिर्फ हवा में। अब ये औरंगजेब साहब ने जो बात कही है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। देखिए, जब भी फ्लड्स आए थे ना, जब फ्लड्स आते हैं तो लोग कमिटमेंट कर देते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी। जब 2005 में मेरे ख्याल आए थे, बड़े लोगों ने हमेशा जब फ्लड्स आते हैं तो कमिटमेंट्स मिल जाती हैं आपको कि हम इतने पैसे देंगे आपको, आप प्रोजेक्ट बनाएं, बताएं आप क्या करेंगे हमारे पैसे के साथ। ये वो औरंगजेब कह रहा है। 2022 में भी प्लेज किया गया था ना $10 बिलियन पाकिस्तान के लिए। 11 बिलियन। तो इन्होंने क्या किया? प्लान ही नहीं बनाया। कोई बना के आगे पेश करो कि हम ये करेंगे, पैसे दें हमें, हम ये रिजर्वायर बनाएंगे, ये करेंगे। नहीं। तो बात ये है कि बेदर्दी है, दे डोंट केयर, इसलिए वो और चीजों में लगे हुए हैं। इट्स बैड प्लानिंग, इट्स नेग्लिजेंस, इट्स बस अब मैं आई गेट अपसेट। इतनी ज्यादती है ये अवाम के साथ और मुल्क के साथ, हमारा हुक्मरान तबका जो करता है। यानी ये मसाइल नए नहीं हैं, लेकिन उनसे निपटने के तरीके भी पुराने हैं, जिसकी वजह से हमें बारहा और बार बार उसी नौइयत के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और जब मुसीबत या आफत आती है तो फिर से हम लकीर पीटते रहते हैं। इसीलिए वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब कह रहे हैं कि हर शोबे में तंजीम नौ की ज़रूरत है। प्रोग्राम में कोई और सवाल आप पूछना चाहें तो नंबर आपके सामने है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।